हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में मैं ये पूरा चैप्टर कवर कर लूंगा और हम लोग जो 378 क्वेश्चन का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था उसको आराम से क्लियर कर लेंगे। आज हम लोगों ने अब तक जितने भी पार्ट किए उसमें मैं ऑलरेडी 350 क्वेश्चन कर चुका हूँ एक्सप्लेन प्रीवियस ईयर के। अगर आपको कहते हैं सारे प्रीवियस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 से लेकर प्रीवियस ईयर के जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हुए अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक का अब तक का सबका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि ये जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं अगर आपको पीडीएफ का लिंक भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आराम से वहां से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। अब देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता पर सीधी सी बात है, रंग चित्र का मतलब यहाँ पर फिल्मों से है। मेरे को ज्यादा हिंदी आती नहीं पर रंग चित्र का मतलब फिल्मों से ही है। देखो अगर किसी उत्पाद का विक्रय जो होता है ना वो बढ़ता है तो उससे जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ नहीं होता है। पूंजीगत लाभ होता है लॉन्ग टर्म असेट्स के ऊपर। तो अगर आपके संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो आपका पूंजीगत लाभ बढ़ता है। और साथ ही साथ जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसने कोई मूवी खरीदी है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण अगर उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो उससे भी क्या होता है, लाभ होता है। जैसा कि होता अंदाज अपना अपना के साथ कि जब फिल्म लगी थी तो एक दिन भी नहीं चली थी ढंग से थिएटर में, लेकिन 2 साल के बाद उसी फिल्म को जब टीवी पर देखा गया तो जिसने खरीदा था जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे इतना प्रॉफिट हुआ क्योंकि वो फिल्म बाद में बहुत ज्यादा चल गई, उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और उसके रेट बढ़ गए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 और 3 दोनों सही है, तो ये होगा। ठीक है, पूंजीगत लाभ से तात्पर्य किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि होने से है। किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि होने से इसका कोई संबंध नहीं है, उससे पूंजीगत लाभ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 352। 4 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा में परिवर्तन प्रस्तावित किया कि भैया एफडीआई की सीमा जो है बढ़ा दी जाएगी। इसका प्रस्ताव क्या है? 4 अक्टूबर 2012 के हिसाब से उसी टाइम का करंट क्वेश्चन था ये कि एफडीआई को 26% से बढ़ा के 49 कर दिया जाए, 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया जाए, 26 से बढ़ाकर 51 कर दी जाए या 74 से घटा करके 49 कर दी जाए। तो उस टाइम पे जो करेक्ट था वो ये था कि 26% से बढ़ा करके 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर दो। ठीक है, भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2012 को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% तक करने का प्रस्ताव दिया था। वर्ष 2015 के अधिनियम द्वारा बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 कर दिया गया था। वर्तमान में यानी कि पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% ही है। हालांकि संघीय बजट 2019-20 में ये कहा गया था कि भैया बीमा क्षेत्र की जो मध्यवर्ती संस्थाएं हैं उनमें इसको क्या कर दिया जाए, एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बीमा क्षेत्र में कर दिया जाए। ये प्रस्ताव किया गया था लेकिन अभी 49% पे ही है। क्वेश्चन नंबर 353। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो मुद्रा व्यापार में नहीं पार्टिसिपेट करता वो है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली विदेशी व्यापार से रिलेटेड है, इसका मुद्रा बाजार से कोई लेना देना नहीं है। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा व्यापार के अंग है, जबकि मुद्रा व्यापार सहयोग निधि जो है जिसका नाम में ही मुद्रा व्यापार आता है वो मुद्रा बाजार से नहीं बल्कि विदेशी व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 354। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य कितना था?
2020 में ये पूछा गया, यानी करंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि अभी डेटा चेंज है, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। तो 2018-19 के हिसाब से अगर मैं विदेशी मुद्रा की बात करता हूँ तो हमें ऑप्शन दे रखा है 4,93,560, 4,81,078 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4,77,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4,12,871 मिलियन डॉलर, उनमें से कोई भी नहीं है एक से अधिक। तो 18-19 में ये जो है ये 4,12,871 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 के मार्च 2019 तक भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार कुल मूल्य 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं इस साल की 14 मई 2021 तक की बात करूं तो ये 5,90,028 मिलियन डॉलर हो गया है। हमारे पास अमेरिकी डॉलर का जो है विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो कितना हो गया है, 5,90,028 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब नया अपडेटेड डाटा होगा उसके अंदर ये चीज चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 355, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 125 अरब अमेरिकी डॉलर के अंक को पार नहीं कर पाया। ठीक, थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला जो अप्रैल 2000 को शुरू हुई थी का आधार वर्ष 93-94 है। ठीक, बोला इनमें से कौन सा सही है? तो यहां पर ये जो पहली वाली लाइन है ये तो बिल्कुल ही गलत है कि वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 125 अरब अमेरिकी डॉलर का अंक पार नहीं कर पाया था। ये बात गलत है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये सही है कि यस 2004 में जो थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI शुरू हुई थी उसका बेस ईयर 93-94 था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो बी सही होगा। टाटा स्टैटिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया 2004-5 के अनुसार 10 दिसंबर 2004 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 129.7 बिलियन डॉलर था। ये बात कर रहे हैं 125 की, तो ज्यादा है, पार कर चुके हैं, इसीलिए ये असत्य है। वहीं पे थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की श्रृंखला जो 1 अप्रैल 2000 में शुरू हुई थी का आधार वर्ष 93-94 था, इसीलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार सही विकल्प बी होगा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, यानी अभी जो WPI का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 256, हाल के वर्षों में रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? यानी कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसमें हमारा जो पैसा है थोड़ा मजबूत हुआ है? 2007 का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो और कमजोरी हुआ है। येन, यूरो, डॉलर और पाउंड, तो अगर उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे डॉलर जो था उसके मुकाबले थोड़ी सी हमारी जो कंडीशन है वो बेहतर हुई थी। ये देखो 2002-3 में 48.395 था एक डॉलर का रेट, 3-4 में 45 पे पहुंचा, 4-5 में 44, 5-6 में 44, तो यानी कि हमारी मजबूती इसी में आई थी, क्योंकि बाकी के रेट तो बढ़ते चले गए। पहले 74 का था, फिर 77 का हो गया, फिर 82 का, फिर 79 का। इसमें भी लगातार बढ़ ही रहा है और इसमें भी लगातार बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो जो हाल के वर्षों में लगातार कमी आई थी वो किस में आई थी? सिर्फ डॉलर में आई थी। 2007 की बात कर रहे हैं। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और येन के संदर्भ में रुपए की स्थिति कभी मजबूत हुई तो कभी कमजोर भी हुई, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की स्थिति लगातार मजबूत हुई। अमेरिकी डॉलर वर्ष 2002 से 2006 तक लगातार भारतीय रुपए की तुलना में कमजोर हुआ, अतः विकल्प सी सही है। और अभी की तो बात ही छोड़ दो, है ना, अभी तो बहुत ही अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 357, जब विनिमय दर $1.60 से हट करके $1.58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है? रुपया अभिमूल्यित होगा, डॉलर का मूल्य घट गया, रुपए का मूल्य घट गया, या डॉलर अभिमूल्यित हो गया? तो इसका ये होगा कि एक तो डॉलर का मूल्य घट गया और दूसरा रुपया अभिमूल्यित हो गया, ये होगा। क्योंकि अगर रुपए का मूल्य घटेगा तो ये उल्टा होता केस। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अधिमूल्यित यानी रुपए का रेट बढ़ गया और डॉलर का रेट घट गया, इसका मतलब ये होगा। तो पहला और दूसरा सही है, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। जब विनिमय दर $1.60 के से हट करके $1 बराबर $58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत हो गया है, अर्थात रुपए का मूल्य बढ़ गया, यानी अधिमूल्यित हो गया। अर्थात $1 को प्राप्त करने के लिए पहले $60 देने पड़ते थे, अब $58 देने पड़ रहे हैं, यानी डॉलर कम हो गया और रुपया बढ़ गया, इसका मतलब यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 358, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। डव जोन्स, न्यूयॉर्क, हैंग सेल,
सियोल, FTSE लंदन। बोला इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं सही से बोलूं तो मुझे ये पता है कि हैंग सेंग जो है ना, ये हांगकांग में है, ये सियोल में नहीं है। बाकी दोनों तो सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, डी। उपयुक्त प्रश्न के विकल्प 1 और 3 सुमेलित है। विकल्प 2 में दिया गया शेयर मूल्य सूचकांक हैंग सेंग हांगकांग से संबंधित है, ना कि दक्षिण कोरिया के सियोल से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 359, S&P 500 किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर से, ई व्यापार की नई तकनीक से, पुल निर्माण की नई तकनीक से, बड़ी कंपनियों के स्टॉक से। बड़ी कंपनियों के स्टॉक से, सीधा सीधा। S&P 500 जो है ये बड़ी 500 कंपनियों के बारे में बात कर रहा है। पढ़ लेते हैं जरा इसके बारे में। S&P स्टॉक बाजार का सूचकांक है जिसमें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 5 वृहद यानी बड़ी कंपनियां शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें, जापान का निक्की ये तो करेक्ट है। सिंगापुर का स्कॉम्प ये गलत है। यूके में FTSE चलता है और यूएसए में नेस्डॉक चलता है, ये सारे तो सही है। सिंगापुर जो है स्कॉम्प नहीं है क्योंकि ये शंघाई का है, ये सिंगापुर का नहीं है, ये सिंगापुर का नहीं शंघाई का है। एक बार देख लेते हैं। उपयुक्त सही स्टॉक सभी स्टॉक मार्केट सूचकांक या उनसे संबंधित देश से है, जिसमें सिंगापुर सही सुमेलित नहीं है। सिंगापुर का सूचकांक STI यानी स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स है। स्कॉम्प यानी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट इंडेक्स शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है, वो सिंगापुर का नहीं है, तो इसीलिए बी वाला गलत था। ठीक है। क्वेश्चन 361, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य की चीज क्या है? बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें या श्रमिक संघ? तो सबसे अनिवार्य चीज कीमतें हैं। जब तक कीमत नहीं होगी तब तक बाजार कहां से होगा? अब इसके लिए बाजार की डेफिनेशन दे रखी है। बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, जिसे वस्तु तथा सेवा की कीमतें कहते हैं। अतः बाजार के अस्तित्व के लिए कीमत आधारभूत तत्व होता है। जब तक बाजार में कीमत नहीं होगी किसी भी चीज का क्रय विक्रय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 362, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग विनियमित होता है? यानी भारत में इनमें से कौन सा जो है वायदा बाजार होता है? अब वायदा बाजार चालू बाजार है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। मुद्रा फ्यूचर्स बाजार, जिंस फ्यूचर्स बाजार, इक्विटी फ्यूचर्स बाजार, जिंस फ्यूचर बाजार तथा वित्तीय फ्यूचर्स बाजार। तो भारत में अगर वायदा बाजार की बात करूं तो वो है जिंस फ्यूचर बाजार। ठीक है, ये होता है यहां पर। भारत में वायदा बाजार आयोग FMC की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। यह जिंसों से वायदा व्यापार का विनियमन करता है। 28 सितंबर 2015 को वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय कर दिया गया। यानी अब वायदा बाजार आयोग जो है वो किस में चला गया है? सेबी में मिल गया है। 263, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। ठीक, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। देखो बात तो दोनों सही है, बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो दोनों सही है, पर दोनों बातें अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यह बात बिल्कुल सही है कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं और मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती भी करनी पड़ती है, पर ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूल्य में बढ़ोतरी से व्यापार वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है, ये बात तो क्लियर है। पुनः वस्तुओं तथा सेवाओं में मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। इस प्रकार ये दोनों बातें सही तो है,
परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, यानी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते ये। क्वेश्चन नंबर 364, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो, यानी कि अगर पूर्ति सेम है और उसके बाद उसकी मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी, सीधी सी भाषा में यही होता है वैसे तो। कीमत स्तर में गिरावट आएगी, नहीं। ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल सही। बट ये इसका आपको वो पढ़ना पड़ेगा, मौद्रिक नीति पे असर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों के रेट जब लगातार बढ़ने लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाजार में क्या हो रही है, पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, और पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज की दर को बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज की दर में कमी से क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों में लगातार वृद्धि होगी, और पूर्ति के सेम रहने पर अगर मांग बढ़ता है तो कीमतें लगातार बढ़ने लगती है। आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इससे भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। ठीक है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि मांग में वृद्धि हो जाती है तो ब्याज की दर में वृद्धि होगी, क्योंकि अब बैंक ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे। बात वही होगी ना, मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाएगा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 365, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसका क्या कारण हो सकता है? यानी कि खाने के सामान की जो मुद्रास्फीति होती है उसके क्या रीजन है मेन? उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% रह गया है। ओके। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों में उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। ठीक। और आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। ठीक है, ये बोला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली पहला तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और दूसरा ये कि आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध है। तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी दे रखा है। क्या बोला हुआ है? भारत में हाल के वर्षों में निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति के कारण में कई खाद्य वस्तुओं और मांग आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक अवरोध प्रमुख है, जो कि तीसरा पॉइंट था। साथ ही बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जो कि सेकंड पॉइंट था, जिससे खाद्य स्फीति की और दर ऊंची हुई है। इसलिए कथन 2 और 3 सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि प्रश्न काल में, यानी कि ये टाइम जब था 2011 का, उस टाइम पे 5 वर्षों में खाद्यान्न वर्षों की कृषि क्षेत्र में घटा नहीं था, यानी खाद्यान्न जो है घटा नहीं था उसका एरिया, बल्कि स्थिर रहा था। 2005-6 में ये 121.60 था, जबकि 2009-10 के करीब ये 121.37 था। तो ज्यादा नहीं घटा था, ये नॉर्मल ही था ये एरिया। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 366। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व जो है किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है? तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इसका, तो इसका डायरेक्ट है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र जो है, ये मैंने नोट्स के अंदर पहले पार्ट के अंदर भी बताया था कि फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के ऊपर बताता है कि मुद्रास्फीति जितनी कम होगी बेरोजगारी उतनी ज्यादा होगी। एक ये सिंपल सी भाषा में ये बताता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1958 में A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के मध्य अल्पकालीन संबंध की व्याख्या की थी। उन्होंने अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच एक विलोम शब्द पाया था, यानी कि उल्टा संबंध था। अर्थात यह पाया कि ऊंची स्फीतिकारी दर यानी ऊंची मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की दर कम होगी। इस संबंध में को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जिस वक्र को प्रतिपादित किया उसी को फिलिप्स वक्र कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इधर बेरोजगारी, इधर कहते हैं वो है मुद्रास्फीति, ठीक है, और इधर है बेरोजगारी। यानी कि बेरोजगार मुद्रास्फीति जितनी कम होगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति जितनी ऊंची जाएगी बेरोजगारी उतनी कम होगी। फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल का दाहिनी ओर गिरता होता है। यह स्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच विलोम या व्युत्क्रम संबंध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 367 की बात करते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा मद समूह सम्मिलित है? एक मद समूह सम्मिलित है विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में। कौन सा एक है इसके अंदर? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और विदेशों से ऋण। ओके। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा SDR। विदेशी मुद्रा विश्व बैंकों से ऋण, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR। विदेशी मुद्रा संपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण
और विश्व बैंक से ऋण। तो विदेशी मुद्रा का जो आरक्षित निधि है उसके अंदर ऋण वाला पार्ट तो आता ही नहीं है, तो ऋण तो आप ऐसे ही खत्म कर दो। तो 3 में ऋण है, ऋण हो ही नहीं सकता, तो बस एक बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी क्या क्या आता है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण यानी जो सोना है, और साथ ही साथ एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां किसी देश में की अर्थव्यवस्था की बाह्य स्थिति के विश्लेषण का एक अनिवार्य तत्व है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 4 घटकों को सम्मिलित किया जाता है: विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण यानी कि एसडीआर, और आईएमएफ में आरक्षित स्थिति यानी कि जो भी आईएमएफ में आपकी कंडीशन है। 368 स्मार्ट मनी, इसका मतलब क्या होता है? 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक चालू खाता है या बैंक बचत खाता है या चालू खाता है, क्या है? तो स्मार्ट मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक हेतु सूचना तकनीक को बढ़ावा देता है, जिससे क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि का उपयोग करते हुए बैंक अपनी पहुंच अधिक से अधिक ग्राहकों तक बनाए। क्वेश्चन नंबर 369 सिंपल सा है ये तो। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ऑफ कोर्स ये रहे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहते हैं, तो सीधी सीधी बात है। प्लास्टिक मनी यानी नकद कैश का ही एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तु और सेवाओं की खरीदारी की जाती है। प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड सारी चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर 370 निम्नलिखित में से कौन पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो पूर्व भुगतानित उपकरण नहीं है? दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का शाख पत्र या एयरटेल मुद्रा। एयरटेल बैंक ने सबसे पहले डिजिटल बैंक एयरटेल बैंक ही तो लेकर के आया था, इसलिए ये पॉइंट तो अच्छा है ही। तो कौन सा पूर्व भुगतानित भुगतान नहीं है? तो वो यही नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंक का शाख पत्र। ये पूर्व भुगतानित नहीं होता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का शाख पत्र यानी क्रेडिट कार्ड जो है पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है। क्रेडिट कार्ड या उधार कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को जारी किए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक इस वादे के साथ वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है कि बाद में वो इन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेंगे। विकल्पों में दिए गए शेष सभी पूर्व भुगतानित अनुपात, यानी सब में पहले पैसा देना पड़ता है, बस क्रेडिट कार्ड में पैसा आप बाद में दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 371 निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली, कब मिली? 1964 में, 1993 में, 1994 में या 2001 में? तो निजी क्षेत्र के साझा जो है उनको मिली थी 1993 में। भारत में वर्ष 1963 में संसदीय अधिनियम द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई के गठन के साथ साझा कोषों यानी म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई। यूटीआई द्वारा पहला साझा कोष यूएस 64 वर्ष 1964 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1987 में यूटीआई के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा भी साझा कोष यानी म्यूचुअल फंड प्रारंभ किए गए। निजी क्षेत्र में साझा कोष भारत में अनुमति 1993 में मिली और जुलाई 1993 पंजीकृत होने वाली कोठारी पायनीर, जो इसको अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में मिला दिया गया है, वो भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। कौन सा? कोठारी पायनीर। अब किसमें मिल गया है वो? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में। क्वेश्चन नंबर 372 हाल में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही, क्यों? इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया, इसका शुद्ध मूल्य काफी अधिक हो गया, इसका शुद्ध मूल्य अपरिवर्तनीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिट, ये जो यूटी स्कीम 64 जो थी वो जो चालू की गई थी, क्या हुआ कि बाजार में काफी लंबी मंदी होने के कारण, ये 1998 का क्वेश्चन है ना, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो गया था, रेट काफी गिर गए थे, तो ये एक रीजन था। वर्ष 1998 में यूटीआई का यूनिट स्कीम 64 संकटग्रस्त हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक अक्टूबर 1998 में 224 अंक गिरा और यूनिट स्कीम का बाजार मूल्य कम होकर के 8,200 करोड़ रह गया। इसमें 4,200 करोड़ रुपए का मूल्यह्रास, लगभग 33% का नुकसान हुआ था। तो यूटीआई काफी ज्यादा गिर गया था उस टाइम पे। 373 अगर क्वेश्चन नंबर 373 की बात करते हैं तो सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित तो किन कारणों से हो सकती है, यानी बेसिकली मुद्रास्फीति के कारण क्या है?
द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। तो अगर मैं बात करता हूं कि इनमें से किस वजह से मुद्रास्फीति आ सकती है, तो यस, तीनों ही रीजन है जिससे मुद्रास्फीति आ सकती है। उत्पादन के स्तर में गिरावट, वस्तु की प्रभावी मांग और वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। उत्पादन के स्तर में गिरावट, वस्तु की प्रभावी मांग में वृद्धि और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि ला देंगे, यानी कि मुद्रास्फीति को बढ़ा देंगे। अगर उत्पादन का स्तर गिर जाए, वस्तुओं की मांग बढ़ जाए और मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, तो तीनों ही कारणों से बाजार में महंगाई आएगी, मुद्रास्फीति आएगी। क्वेश्चन नंबर 374, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है कहां पर? आकस्मिक निधि में, संयुक्त निधि में, सामान्य विकास निधि में या सार्वजनिक लेखा निधि में? वो जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। ठीक है। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है, जो इस प्रकार है: भारत की संचित निधि, भारत का सार्वजनिक लेखा निधि, भारत की आकस्मिकता निधि। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो धन कमाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन था हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 375, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये छाया कीमती है, शैडो प्राइस की बात जो कर रहे हैं, शैडो प्राइस को लेकर के आने वाले थे जे टिनबर्गिन। जे टिनबर्गिन ये थे जिन्होंने शैडो प्राइस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे। कल्पित कीमत या छाया कीमत, शैडो प्राइस, जिसका प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, को जे टिम्बर्गन और होलिस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो जे टिम्बर्गन और हॉलिस ये दोनों ही थे। क्वेश्चन नंबर 376, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत का अर्थ सहाय है। ओके, समझ में आया? ठीक है। भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है। नहीं, ये गलत है। सहाय सब्सिडी को कहते हैं ना? नहीं, भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में सब्सिडी बहुत अधिक है, नहीं, ये बात तो गलत है, सीधी सीधी गलत है। तो ये गलती है, ये बात सही है, तो ऑफकोर्स सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कथन ए सत्य है क्योंकि भारत अपने व्यय का 12% आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी पे दे देता है। 2020-21 से सब्सिडी का कुल व्यय 8.62% है के रूप में प्रदान करता है, जो कि बजट घाटे का एक बड़ा स्रोत है। इसका उद्देश्य किसान, गरीब और आम जनता को राहत प्रदान करना है। कारण आर असत्य है क्योंकि पश्चिमी देश कृषि क्षेत्र में भारत की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, यानी वो इससे भी ज्यादा सब्सिडी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 377, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक? क्योंकि ये ग्रामीण अवस्थापना से है और विकास से रिलेटेड है, तो ये करता है नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक। वर्ष 1956 से 95-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड रखता है। और इसी के साथ अब हम करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? कौन सी संस्था सबसे कम हुई है? निजी बैंक, विकास बैंक, निर्यात आयात और पेंशन फंड। तो अभी जो सबसे कम जिस संस्था का वैल्यू हुई है वो है पेंशन फंड, क्योंकि सरकार ने कई सारे पेंशन स्कीम्स बंद भी तो कर दी है, तो इस वजह से भारत में पेंशन फंड का महत्व क्रमशः कम होता गया है, क्योंकि वेंचर व्यापारी प्राय अपनी पूंजी उपलब्धकर्ता पर निर्भर होते हैं और बैंक प्राय अपने सहयोगी संस्थाओं पर निवेश करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो हमारी पेंशन स्कीम्स है, पेंशन फंड्स जो है, ये लगातार क्या हुए, कम हुए हैं। ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, हमारा चैप्टर 9 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज अगर आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो इसको रेड कलर से इसका कलर चेंज करके ग्रे कर दो ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं भी और ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियोस लेकर के आऊँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए या फिर ये हमारे वीडियोस की रीच दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। ये 3 चीज़ें करके आप आराम से अपना सपोर्ट हमें शो कर सकते हैं। प्लस में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ के लिए सजेशन है आपके पास मेरे लिए, कोई आपके पास एडवाइस है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स ओपन है,
बहुत ही जल्दी अब मैं लेकर के आऊँगा चैप्टर नंबर 10, ठीक है? कल या परसों में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दूँगा मैं। वो छोटा सा ही चैप्टर है, फिर चैप्टर नंबर 11, 12, 13 बड़े हैं, चैप्टर 10 तो छोटा सा ही है, वो 2 वीडियो में 2 या 3 पार्ट में हो जाएगा आराम से, ठीक है? सो दैट्स बीन सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। स्टे सेफ, बी हेल्दी, पॉल्यूशन से बचे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर योर टाइम।